इस रसायन जो है सरफेस केमिस्ट्री है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने पर जमा कर लेते हैं या किसी दूसरे पदार्थ में समा जाते हैं। तो या तो जमा होते हैं या समाते हैं। इस तरह की कई सारे पदार्थ है जिस पर घटनाएं होती रहती है, इसलिए इसकी इतनी व्यापक शाखा बन गई कि एक केमिस्ट्री से एक अलग ब्रांच करना पड़ गया और उसका नाम रखा गया सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम दिया गया? सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। यह पदार्थ ही की सतह पर या पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं हैं। तो एक प्रकृति का अध्ययन करेंगे और उस पर होने वाली जब घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो उसे ही क्या कहा जाएगा? सरफेस केमिस्ट्री। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री का डिफाइन दीजिएगा। पृष्ठ रसायन के बारे में कहिएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की सतह का या पृष्ठ, पदार्थ की सतह या पृष्ठ की प्रकृति एवं उन पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रियाओं जो होती है, दो पदार्थों के बीच कौन सी प्रक्रियाएं होगी? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जमा होंगे और एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर जाएंगे। या तो सतह पर जमा होंगे या समा जाएंगे, है ना? समा मतलब अंदर चले जाएंगे। जब सतह पर जमा होंगे उस प्रक्रिया का नाम है एडसॉर्प्शन। क्या नाम है? एडसॉर्प्शन, हिंदी में अधिशोषण। और अधिशोषण की प्रक्रियाएं किस पदार्थ पे होती है? तो प्रायः कहिएगा ठोस पदार्थ पर। किस पर होती है? अधिशोषण की प्रक्रियाएं किस पदार्थ पर होगा? ठोस पदार्थ पर। एक चौक जिसे खल्ली भी कहते हैं, यदि उसको आप रंग में, कलर में डुबा दें या पानी में ही डुबा दें तो पानी की सतह केवल ऊपर रहते हैं, कुछ सतह को भिगाते हैं, अंदर तोड़िएगा तो पूरे सूखा हुआ रहते हैं, है ना? उसके सतह पर पानी के अणु क्या होंगे? संचित हो जाएंगे। इसी तरह से एक आते हैं सिलिका जेल, जिसे CaCl2 भी कहा जाता है। उस पर क्या होंगे? पानी की सतह जमा हो जाते हैं। पानी की सतह क्या हो जाएंगे? तो जल के अणु जो है उस पर जाकर जमा हो जाते हैं। किस पे? सिलिका जेल पर। ये सब जो घटनाएं हैं, तो जब एक सतह पर जाकर जमा हो जाएंगे तो उसी को कहा जाता है एडसॉर्प्शन। क्या कहा जाएगा? और एडसॉर्प्शन की क्रियाएं प्रायः होती है ठोस पदार्थ पर। प्रायः कहां होती है? इसलिए एडसॉर्प्शन किया। अधिशोषण की परिभाषा क्या देंगे? कि ठोस पदार्थ पर। और कौन जमा होंगे? या तो द्रव होते हैं या गैस। कौन जमा होते हैं? द्रव या गैस। तो ठोस पदार्थ पर कौन जमा हो सकता है? द्रव या गैस हो सकते हैं। इसलिए परिभाषा दीजिएगा, जब किसी ठोस पदार्थ को या ठोस को द्रव या गैस के संपर्क में लाया जाता है, जब किसी ठोस को द्रव या गैस के संपर्क में लाया जाता है तब ठोस की सतह पर द्रव या गैस के अणु संचित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस घटना को अधिशोषण कहते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं। या दूसरे शब्दों आप कह सकते हैं किसी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं के वितरण की घटना, वितरण मतलब फैल जाने की घटना को अधिशोषण या एडसॉर्प्शन कहते हैं। अधिशोषण या एडसॉर्प्शन, हिंदी में अधिशोषण, इंग्लिश में एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन की घटनाएं के एग्जांपल पूछेगा कोई तो क्या कहिएगा? चौक को, है ना, रंग में डुबाने पर रंग का चौक की सतह पर जमा होना। CaCl2 या सिलिका जेल के सतह पर या पृष्ठ पर जल के अणुओं का संचित होना, ये सब घटनाएं क्या हो जाएगा? एडसॉर्प्शन हो जाएगा। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर फैल जाएंगे या जमा हो जाएंगे उसको एडसॉर्प्शन कहा जाता है ना? ये पदार्थ है दूसरे पदार्थ पर जमा हो गया, एडसॉर्प्शन। बिजली की तार, एल्युमिनियम का तार जाते हैं, शुरू में नया रहते पूरे एल्युमिनियम का, उस समय केवल शुद्ध पदार्थ हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद हवा के संपर्क में वह संक्षारित होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत फैल जाते हैं, तो उस पर क्या हो गया? उस तार का एडसॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया? एडसॉर्प्शन हो गया। तो आप बताइए एल्युमिनियम कौन सा है? ठोस पदार्थ है। और ऑक्सीजन कौन है? गैस है। तो उस ठोस पर गैस का लेयर जम गया एल्युमिनियम ऑक्साइड बना करके। तो या तो गैस या जल, यही जो है सतह पर जमा हो सकते हैं। एक ठोस के ऊपर कौन? द्रव या गैस। अधिशोषण को, एडसॉर्प्शन को अभी क्या जाने कि एक पदार्थ के ऊपर दूसरा पदार्थ का सतह जमा हो जाता है। तो दो पदार्थ हो गए, एक जमा होने वाला पदार्थ, एक जमा करने वाला पदार्थ। एक जिस पर जमा होता है वह पदार्थ, एक जो पदार्थ जमा होता है वह, है ना? यदि आप खड़िया की बात करें, चौक की बात करें, तो ये चौक को दिया पानी में डुबा दिए या कलर में डुबा दिए, रंग में डुबा दिए, तो एक हो गया रंग जो इस पर की रंगीन करता है ऊपरी सतह को, एक हो गया रंग, एक हो गया खड़िया, है कि नहीं? तो दो पदार्थ होता है। तो
एडसोर्प्शन में दो पदार्थों के बीच घटनाएं होती है, एक होता है ठोस पदार्थ, दूसरा द्रव या गैस। एक जमा होता है, एक जमा करवाते हैं। एक पर जमा होता है, एक जमा होता है। तो जमा किस पर होता है? तो खरिया एक उदाहरण दिए। जमा कौन होता है? रंग हो जाएगा या पानी हो जाएगा, है ना, जो डालेंगे, जिसमें डालेंगे। तो ये जो अधिशोष है एडसोर्बेट है। अधिशोष्य का इंग्लिश क्या होगा? एडसोर्बेट। अधिशोष्य, एडसोर्बेट। ये अधिशोष मतलब शोषित होने वाले पदार्थ, शोषित होने वाले पदार्थ। यदि आप रंग में जो है, यदि आप रंग में डाले हैं खड़िया को, रंग में डाल दिए हैं खड़िया को, तो जमा, इस पर जमा कौन होगा? तो रंग होगा। कौन जमा होगा? रंग हो जाएगा। तो ये द्रव पदार्थ है या गैस पदार्थ है? यहाँ पर रंग डाले हैं घोल करके, ये द्रव हो गया। तो प्रायः अधिशोष कौन होता है? द्रव या गैस, है ना। तो द्रव या गैस किस पर जमा होते हैं? ठोस पदार्थ की सतह पर जमा होते हैं या अधिशोषित होते हैं। ठोस पदार्थ की सतह पर धीरे धीरे अंदर की ओर जाते हैं, उसे ही कहा जाता है एडसोर्बेट। क्या कहता है? एडसोर्बेट एक पदार्थ है। एडसोर्बेट क्या है? द्रव या गैस पदार्थ। कौन सा पदार्थ? एडसोर्बेट कौन सा पदार्थ? किसकी सतह पर जमा होता है? ठोस पदार्थ का। अब केवल जमा ही नहीं होता है, धीरे धीरे अंदर भी जाते हैं, आंतरिक सतह में भी जाते हैं, उसको कहा जाता है अधिशोषित होना। क्या कहता है? तो ठोस पदार्थ की सतह पर क्या होती है? अधिशोषित होती है ना। उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? एडसोर्बेट कहेंगे या अधिशोषित कहेंगे। कोई दिक्कत? अधिशोष का परिभाषा देंगे, वह द्रव या गैस पदार्थ, वह द्रव या गैस पदार्थ जो किसी ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होती है, ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होती है, उसे एडसोर्बेट कहते हैं। दूसरा आता है आपको एडसोर्बेंट। ये ठोस पदार्थ है। ये कौन सा पदार्थ है? जिसकी सतह पर द्रव या गैस पदार्थ जमा होता है। जिसकी सतह पर, ये आप चौक ले लिए, चौक को रंग में डुबाए, रंग इस पर जमा हो गया, तो रंग क्या कहलाएगा? एडसोर्बेट कहलाएगा। किस पर जमा हुआ? चौक पर, तो चौक क्या कहलाएगा? एडसोर्बेंट कहलाएगा। एक हो गया एडसोर्बेट, एक हो गया एडसोर्बेंट। जो जमा होता है उसको एडसोर्बेट, जिस पर जमा होता है उसे एडसोर्बेंट। तो प्रायः जमा होता है ठोस पदार्थ पे, तो ठोस पदार्थ प्रायः एडसोर्बेंट होंगे, द्रव या गैस जो है एडसोर्बेट होंगे। कोई दिक्कत? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वर्ड थोड़ा सा मिलता जुलता है, याद रखेंगे। एडसोर्बेट, एडसोर्बेंट, ये हो गया एडसोर्बेट, ये हो गया एडसोर्बेंट। एडसोर्बेंट मतलब ठोस वाला, बेंट लगल है, क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ। अधिशोषक का, एडसोर्बेंट का डिफाइन क्या दीजिएगा? वह ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर एडसोर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है, उसे क्या कहेंगे? एडसोर्बेंट कहते हैं। जैसे कली चूना, जिसे आप खरिया भी कहते हैं, चौक भी कह सकते हैं। कली चूना को रंग में डुबाते हैं, है ना, तो रंग सतह पर जमा हो गया, ये कली चूना क्या कहलाएगा? अधिशोषक हो जाएगा। इसके अलावा अनार कैल्शियम क्लोराइड है, साम्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सभी पदार्थ आपको एडसोर्बेंट का, अधिशोषक का कार्य करते हैं। तो एडसोर्प्शन को पढ़े अभी, है ना। अधिशोषण, एडसोर्प्शन पढ़ चुके। ये कैसी घटना है? ठोस पदार्थ के सतह पर द्रव या गैस का जमा होना, ये हो जाता है एडसोर्प्शन। लेकिन अब एब्सॉर्प्शन क्या होता है? अब्सॉर्प्शन, एड में होता है क्या? बाहर की ओर, पूरे बाहरी सतह पर। एब हो गया अंदर तक, एब क्या हो गया? बाहर से अंदर तक। जब बाहर से अंदर तक समान रूप से फैल जाएंगे तो उसी को कहता है अब्सॉर्प्शन। क्या कहा जाएगा? जब कोई पदार्थ किसी अन्य पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो, जितना बाहर उतना ही अंदर तक, हर दृष्टि बाहर से अंदर तक समान रूप से वितरित होंगे, तो उस प्रक्रिया का नाम या उस घटना को हम क्या बोलेंगे? अब्सॉर्प्शन। अब का अर्थ होता है ना, अंदर तक। सॉर्प्शन मतलब फैल जाना। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का, जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बाहरी सतह से लेकर आंतरिक सतह तक समान रूप से फैल जाएगा, तब उस घटना को क्या कहा जाएगा? अब्सॉर्प्शन। केवल बाहरी सतह पर फैलेगा एडसॉर्प्शन। केवल बाहरी सतह पर फैलेगा, बाहर से अंदर तक समान रूप से फैलेगा एब्सॉर्प्शन। जैसे चौक को लीजिए, स्याही में डुबाकर छोड़ दीजिए, थोड़ा देर तक डूबने दीजिए,
है ना, जब तक कि पूरा अणु अंदर तक चला नहीं जाए, है ना, तो क्या होगा, अंदर तक रंगीन हो जाएगा। इसी तरह लोहा के टुकड़ा लीजिए, पेंट में डुबा के छोड़िए तो क्या होगा, अंदर तक लोहा रंगीन होगा, कभी नहीं हो सकता है, केवल बाहरी सतह जो है रंगीन होगा। तो लोहा को यदि हम रंग में डुबा के रख देंगे, कलर में डुबाएंगे, तो वहां पर एडसॉर्प्शन होगा। तो स्याही में हम चौक को डुबा कर रखेंगे तो चौक बाहर से अंदर तक रंगीन होगा, तो वहां पर अबसॉर्प्शन की क्रियाएं होगी। कोई दिक्कत? एडसॉर्प्शन कब होगा, केवल बाहरी सतह पर। एडसॉर्प्शन कहां होता है, अबसॉर्प्शन बाहर से अंदर तक समान रूप से, ये नहीं कि कहीं पर ज्यादा रंगीन हो जाएगा, कहीं पर कम रंगीन हो जाएगा। कोई दिक्कत? एडसॉर्प्शन हो सकता है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। कलर में जो है ना, रंग में जो है लोहा का टुकड़ा डुबा के निकालिए, हो सकता है कहीं पर ज्यादा पेंट लगल रहेगा, कहीं पर कम रहता है, लेकिन अबसॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, बाहर से अंदर तक समान रूप से फैला हुआ रहता है। इसीलिए अबसॉर्प्शन का परिभाषा क्या दीजिएगा, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस घटना को अबसॉर्प्शन कहते हैं। अबसॉर्प्शन के लिए कोई जरूरी नहीं कि ठोस ही हो, द्रव गैस भी हो सकता है। पानी में चीनी को डाल देते हैं, चीनी घुल जाएगा पूर्ण पेन, है ना, तब पानी का ऊपरी हिस्सा लीजिए, कहीं से भी लीजिए, हर जगह क्या होगा, समान रूप से मीठा होगा। तो एडसॉर्प्शन हुआ या अबसॉर्प्शन हो गया, अबसॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, अबसॉर्प्शन हो गया। तो एक होता है आपको एडसॉर्बेंट, जिस सतह पर कोई पदार्थ जमा होगा, जमा करवाने वाला, है ना, जिस पर जमा होता है उसको एडसॉर्बेंट, और जो जमा होता है उसको क्या कहता है, एडसॉर्बेट। तो एडसॉर्बेंट प्रायः द्रव या गैस होता है, एडसॉर्बेंट प्रायः ठोस होता है। जब एक एडसॉर्बेंट के संपर्क में लाइएगा तो जो अधिशोषित अणु है, मतलब फैलने वाले जो अणु हैं, वह एडसॉर्बेंट इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, है ना, अंदर में भी प्रवेश कर जाते हैं। इस घटना को एब्सॉर्प्शन कहते हैं। जैसे चौक को स्याही में डुबा के तुरंत निकाल लिए, केवल एडसॉर्बेंट होगा, एडसॉर्प्शन होगा, मतलब ऊपर फैला हुआ रहेगा। डूबे हुए छोड़ दीजिए, कुछ समय तक अंदर तक चला जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, अबसॉर्प्शन कहलाएगा। केवल ऊपर रहेगा एडसॉर्प्शन, अंदर तक चला गया अबसॉर्प्शन। कोई दिक्कत? तो एडसॉर्प्शन कहां होता है, ऊपरी सतह पर। अबसॉर्प्शन हर सतह पर समान, अंदर से बाहर से अंदर तक समान रूप से होता है। कोई दिक्कत? अर्थात संपूर्ण घटनाएं हैं, और यह पृष्ठीय घटना है, कौन, एडसॉर्प्शन। कोई दिक्कत? एडसॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन वीवीआई है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। एडसॉर्प्शन आप जानते हैं कि ठोस के बाहरी सतह पर होता है, अब्सॉर्प्शन कहीं भी हो सकता है। तो पहला अंतर लिख सकते हैं, यह सतह पर होने वाली घटना है, यह सतह पर होने वाली घटना है। एडसॉर्प्शन कहां होती है, सतह पर, यह सतह पर होने वाली घटना, जबकि अब्सॉर्प्शन जो है वह पूरे क्षेत्र में होता है, संपूर्ण क्षेत्र में है, इसीलिए कहेंगे यह संपूर्ण परिघटना है। अब्सॉर्प्शन संपूर्ण परिघटना है, एडसॉर्प्शन यह सतह पर होने वाली घटना है। एब्सॉर्प्शन संपूर्ण परिघटना है, एडसॉर्प्शन सतह पर होने वाली घटनाएं हैं। दूसरा, एडसॉर्प्शन जो है पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होता है। एडसॉर्प्शन में एक पदार्थ क्या होता है, दूसरे पदार्थ के सतह पर अधिशोषित होते हैं, या फैलते हैं, या जमा होते हैं। जबकि एब्सॉर्प्शन जो है पदार्थ के आंतरिक क्षेत्र तक जो है समान रूप से फैलता है, बाहर से अंदर तक समान रूप से फैलता है। इसलिए दूसरा अंतर कहेंगे एडसॉर्प्शन में, इसमें पदार्थ सतह पर अधिशोषित होता है, इसमें पदार्थ सतह पर अधिशोषित होता है। जबकि अब्सॉर्प्शन बोलेंगे यह पदार्थ के संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र में समान रूप से वितरित होता है, यह पदार्थ के संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र में, यह पदार्थ के संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र में समान रूप से वितरित होता है। एडसॉर्प्शन क्या बोलेंगे, इसमें पदार्थ सतह पर अधिशोषित होता है। एब्सॉर्प्शन इस यह पदार्थ के संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र में समान रूप से वितरित होता है। एडसॉर्प्शन जो है यह तेजी से होती है, कैसे होती है, इसलिए कहेंगे यह तीव्र गति से होता है। एडसॉर्प्शन तीव्र गति से होता है। अब्सॉर्प्शन इसमें यह समान दर से होता है, अब्सॉर्प्शन समान दर से होता है, इसमें समय लगता है, यह बहुत कम समय में हो जाता है। एडसॉर्प्शन तीव्र गति से होता है, अब्सॉर्प्शन यह समान दर से होता है। एडसॉर्प्शन यह तीव्र गति से होता है, यह समान दर से होता है। इसके अलावा एडसॉर्प्शन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए कहेंगे यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यह
जबकि अवशोषण होने में समय लगता है, उष्मा तत्काल के लिए गर्म उष्मा उत्पन्न हो भी गया तो फिर से क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए कहेंगे उष्मा में परिवर्तन, कोई खास परिवर्तन जो है नहीं होता है, इसलिए कि इसमें कोई सार्थक उष्मा परिवर्तन नहीं होता है। अवशोषण में कोई सार्थक उष्मा परिवर्तन नहीं होता है। एडसॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन में पहला अंतर, यह सतह पर होने वाली घटना है, यह संपूर्ण परिघटना है। दूसरा अंतर, इसमें पदार्थ सतह पर विशोषित होता है, यह पदार्थ के संपूर्ण आंतरिक क्षेत्र में समान रूप से वितरित होता है। तीसरा अंतर, यह तीव्र गति से होता है, यह समान दर से होता है। चौथा अंतर, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और इसमें कोई सार्थक उष्मा परिवर्तन नहीं होता है। तो यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और इसमें कोई सार्थक उष्मा परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा बहुत का चेंजिंग हो सकता है, इसलिए कोई सार्थक कहिए सार्थक उष्मा परिवर्तन नहीं होता है।